स्वर संधि का दूसरा प्रकार, ठीक है, इसका भी दूसरा नियम है। पहले ए का था, ए और ओ, आज है ओ का। अ आय के बाद में ऊ या ऊ आए तो वो बदलकर किस में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में, ठीक है, ये इसका नियम है। अब देखिए इसमें एग्जांपल, करो इसका संधि विच्छेद, अन्य प्लस उधर बराबर उधर। किस किस के बीच में हो रही है संधि, और ऊ के बीच में। क्या होता है इसका मतलब, उधर मिस उधर में उदय वो अलग, उधर उधर मिस उधर मिस पेट होता है, ओष्ट होता है, ओट। उधर मिस पेट होता, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं भी बता ही रहा हूँ, उधर मिस पेट होता है। अरे ये सब नहीं सुना क्या आपने, लंबोदर, हाँ लंबोदर, इसका अर्थ क्या होता है, लंबोदर कहता किसको है, लंबोदर किसको कहता है, ये समास है, इसमें कौन सा क्या है, समास, बहुवीरी समास है इसमें लंबोदर। अन्य उधर, अन्य प्लस उधर, उधर में पेट होता है। और इसका एक शब्द ये देखो, सहोदर, संधि विच्छेद करो इसका, सह प्लस उधर, सह प्लस उधर। अब देखो इसको समझो आराम से। अन्य उधर का अर्थ होता है, देखो एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है, अगर उसकी पत्नी से बच्चे हैं, ठीक है, एक ही पत्नी है, उसी पत्नी के दोनों ही बच्चे हैं, मतलब दो बेटे हैं उसके, तो फिर वो सहोदर है, यानी कि उसी माँ से उत्पन्न, एक ही माँ से एक ही कोख से उत्पन्न, वो तो कहलाता है सहोदर। और अगर एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसका एक बच्चा है, फिर सपोज करो उसकी डेथ हो गई या डेथ हुई नहीं, वो उसकी अलग स्थिति है, वो उसकी दूसरी पत्नी है, आई दूसरी शादी की, उसकी दूसरी पत्नी है, फिर उससे जो संतान पैदा होगी वो अन्योदर। भाई तो वो भी है, ये भी इसके दो बेटे, ये भी भाई है, इसके दो बेटे वो भी भाई है, लेकिन अलग अलग पत्नी से उत्पन्न है, तो फिर उसको कहते हैं अन्योदर। और अगर एक ही पत्नी से है तो वो है सहोदर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी है, क्या है, विलोम शब्द, हाँ, ठीक है। चित्रोपम, ये शब्द आया हुआ है, करो, ये आया हुआ शब्द है, करो, चित्र प्लस, चित्र प्लस उपमा, चित्र प्लस उपमा, इसमें आ का लोप है। देखो इसको आप एक समझो, ये शब्द उपमा, शब्द क्या है, उपमा, और ये संस्कृत, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है उपमा। इसमें आपको उपसर्ग नजर आ रहा है, उपसर्ग, उप, उपमा में उपसर्ग है, ये तो हमारा उपसर्ग है, उप, ये है उपसर्ग। मूल शब्द क्या है, माँ। अब वो माँ, माता वो माँ नहीं है, इसके अर्थ, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नहीं, माँ का, ठीक है, नहीं भी होता है। पहली बात तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चित्र प्लस उपमा, चित्र प्लस उपमा, और आ का क्या हो जाएगा, लोप, आ की जगह से म रहेगा यहाँ पर, चित्र प्लस उपम, चित्रोपम, चित्र प्लस उपमा, ठीक है। माँ का एक अर्थ होता है नहीं,
और एक अर्थ होता है तुलना करना। माँ का अर्थ होता है तुलना करना। दो चीजों के बीच में आप तुलना करोगे, उसको, ये माँ का अर्थ है संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ पर ये अर्थ लिया जा रहा है, तुलना करना। चित्रोपम का अर्थ क्या होता है? चित्र तो है ही इसमें, पेंटिंग करोगे आप चित्र। संसार में अगर कोई ऐसी चीज है जो वो एक ही है, ठीक है, वो एक है और उसके जैसा कोई है ही नहीं, अगर उसके जैसा है तो उसकी तुलना कर लेंगे उसके साथ में। दो चीजें अगर एक जैसी है तो दोनों के बीच में तुलना हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज इतनी सुंदर है, अधिक सुंदर है, अब उसके जैसे कोई है ही नहीं, तो उसकी तुलना किसके साथ करोगे आप? उसकी तुलना चित्र बनाकर कर सकते हो आप, क्योंकि दूसरे तो कोई है ही नहीं। इसका नाम सुना आपने, किशनगढ़? कहाँ पर है ये? अजमेर में, राजस्थान में अजमेर में किशनगढ़। अब वहां पर एक चित्र शैली है, नाम सुना है इसका? ठीक है, उसमें एक औरत है, एक औरत थी, ठीक है, उसकी एक आंख यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतनी लंबी थी, कान तक, ठीक है, उसकी आंख इतनी लंबी थी। आंख यहाँ से शुरू होती है, ये कान तक है, इतनी लंबी है। तो उसका, अब उसके जैसे कोई है ही नहीं दूसरी औरत, ऐसी कोई औरत है जिसकी आंख वैसे है, सिर्फ एक ही थी वो। तो उसका, उसकी तुलना किसके साथ करेंगे? चित्र बनाकर ही करेंगे। चित्र बनाएंगे एक, और उसके उसके जैसी आंख लंबी करेंगे, और तो उसकी, अब वो इतनी अद्भुत, वो क्या है, सुंदर है, कैसी अद्भुत, अद्भुत सुंदर है वो, ठीक है। अब उसके जैसा है ही नहीं, तो उसके जैसा चित्र तो बना सकते हैं। तो चित्र बनाकर उसकी तुलना करना, चित्रोपम का अर्थ होता है कि अद्भुत सुंदर, ऐसी चीज जो दूसरी कोई है ही नहीं उसके जैसी, तो उसकी तुलना चित्र से करोगे आप, वो कहलाता है चित्रोपम। उपमा, उपमा का अर्थ है तुलना करना, इसमें उप उपसर्ग है और माँ शब्द है, मूल शब्द माँ है। उपमा में मूल शब्द माँ है, ठीक है। माँ का अर्थ होता है तुलना करना, नहीं भी होता है यहाँ पर तुलना करना है। अतिशयोक्ति शब्द सुना आपने? लिखो, लिख के बताओ, लिख कर बताओ हम कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ना अतिशयोक्ति, ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये अशुद्ध है, ध्यान रखना। अतिशयोक्ति होता ही नहीं है, शब्द होता है अतिशयोक्ति। ये जो स है हम सब आते लिखते हैं, ये पूरा होता है। इसको बोल, अब गलत क्यों होता है? क्योंकि इसको बोलते भी गलत है, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, सयोक्ति नहीं, वो सयोक्ति है ना, ये स पूरा आएगा यहाँ पर। तो ये अतिशयोक्ति ऐसे मत लिखना, अशुद्ध है, ये गलत है, ऐसे लिखते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। करो संधि विच्छेद इसका। हम्म? अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय, अतिशय में अति उपसर्ग है, मूल शब्द है सही। सह का अर्थ भी होता है कथन, वाक्य, ठीक है। कहकर करे मौखिक या मौखिक रूप में या लिखकर लिखित रूप में, वो अलग है। कुल मिला के कथन है। जैसे ये शब्द आशय, तो आशय में मूल शब्द क्या है? से, आ तो उपसर्ग है। इसी प्रकार अतिशय, ये वो तो वो है शब्द, अति उपसर्ग है और मूल शब्द से, उक्ति अच्छा कथन, ठीक है। सुक्ति कहते हैं अच्छा कथन को, उक्ति कथन को कहते हैं, उक्ति भी। तो अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी कथन को, किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये इसका अर्थ है। और इसका संधि विच्छेद होगा अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय, बढ़ा चढ़ा कर, हाँ। हम्म। दो शब्द लिखो आप, एक तो ये लिखो,
उन्नतोदर और अवनतोदर, ये दो शब्द है अलग। उन्नत प्लस उदर, उन्नत प्लस उदर, और इसका अवनत प्लस उदर, अवनत प्लस उदर। अब ये देखो, उदर वही शब्द उदर, उदर लंबोदर, लंबोदर का समास विग्रह क्या होता है? ये समास में पूछा जाता है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। लेकिन लंबोदर शब्द का समास विग्रह भी पूछा जाता है, इसका समास विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर मिस कहते हैं पेट, जिसका पेट लंबा है, हाँ लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? हाँ, तो ये बहुव्रीहि समास है। अब ये शब्द आ गया अवनोतर, अवनतोदर, उन्नतोदर और अवनतोदर, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी है। क्या है? विलोम शब्द। इसका तो संधि विच्छेद होगा उन्नत प्लस उदर, और इसका अवनत प्लस उदर। अब इसका अर्थ क्या होगा? उन्नत प्लस उदर, इसका अर्थ क्या होगा? उदर का मतलब पेट है। ये शब्द सुना आपने? उन्नति, हाँ, और एक है अवनति, उन्नति और अवनति। उन्नति का मतलब किसी का विकास होता है ऊपर की ओर, उन्नति का मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और अवनति का मतलब किसी कोई नीचे की ओर जिसका वास होता है। ठीक है, तो एक तो हमारा विकास होता है तो हम उन्नति करेंगे, और हमारा विकास नहीं होता है, वास हो रहा है, कमी आ रही है, तो ये अवनति हुई। ठीक है, यही शब्द है। उन्नतोदर का मतलब होता है, उदर का मतलब तो है पेट, जिसका पेट ऊपर की ओर हो, है ना, ऐसा। कैसा? ऐसा मतलब कि किसी का पेट बाहर है, वो तो लंबोदर है। अब वो पेट कैसे बाहर है? ऊपर की ओर बाहर है या नीचे की ओर बाहर है? ठीक है, ऊपर की ओर बाहर है, जहां से मतलब कि वो टम्मी ऐसे बाहर आ रही है, हाँ, उसको कहते हैं उन्नतोदर। और जिसका पेट ऐसे नीचे से बाहर जा रहा है उसको कहते हैं अवनतोदर। ठीक है, तो ये तो इस प्रकार से बाहर आएगा, और ये इस प्रकार से बाहर आएगा। इसको समझना, ये विलोम शब्द एक दूसरे के। ठीक है, लिखो, लिख दिया, देखिए आगे। उदक, उदक का अर्थ क्या होता है? उदक, इसमें उदक शब्द है, मैं पूछ रहा हूँ उदक का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद कर लोगे, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त धन उदक। अब ये शब्द आ गया उदक, उदक का अर्थ होता है प्राप्त का मतलब, हाँ, प्राप्त करना किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को। स्वीकार का मतलब होता है हाँ, वो नहीं, प्राप्त यानी प्राप्त करना, पाना। उदक का मतलब होता है जल, जल, वाटर। वारी का मतलब भी होता है जल, उदक का मतलब भी होता है जल, पर्यायवाची है जल के। प्राप्त प्लस उदक बराबर प्राप्तोदक। अब किसको कहते हैं प्राप्तोदक? पहली चीज, सबसे पहली चीज, इस शब्द में ये सब बहुवीरी समास है। इसमें कौन सा समास है? बहुवीरी समास। अब देखो, प्राप्त का मतलब आपको पता है, उदक का मतलब जल, ये भी आपको पता है। अब अगर इसका एक विशिष्ट अर्थ है, बहुवीरी समास किसको कहते हैं? दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन उसका तीसरा नया अर्थ निकल जाता है, वो बहुवीरी समास कहलाता है। अब इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, कैसे? नहीं, बहुवीरी समास इसमें
इसमें इसके दो अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ तो इसका है, देखो समझना इसको। बारिश के मौसम, बारिश किस मौसम में होती है हमारे यहाँ राजस्थान में? आषाढ़ में। किसमें? आषाढ़ में। ये हिंदी महीनों के नाम है, आषाढ़ याद रखिए ना, हम इंग्लिश महीनों में चलते हैं। आषाढ़, आषाढ़ में बारिश का मौसम है। अब इसमें कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसमें बारिश हो जाती है, बारिश का महीना, बारिश होगी होगी, ठीक है, बारिश होगी और क्या। और कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहां पर बारिश होती नहीं है। जैसे कि आषाढ़ का महीना शुरू हो गया, इसके 10 15 20 दिन बीत गए, लेकिन किसी गांव में बारिश हुई नहीं। जरूरी थोड़ी है कि सभी गांव में होगी एक साथ, ठीक है, कहीं कहीं होती है, कहीं नहीं होती है, कभी कभी सभी जगह होती है, कभी सभी जगह होती नहीं है। तो कुछ गांव तो ऐसे होते हैं जहाँ बारिश हो जाती है, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ बारिश नहीं होती है। तो वे गांव जहाँ बारिश हो जाती है उसको कहते हैं प्राप्तोदक। उस गांव को कहते हैं प्राप्तोदक। उसको जल प्राप्त हो गया, समझ में आया? उसको जल क्या हो गया? प्राप्त हो गया, मतलब कि उसको वहां बारिश हो गई तो जल मिल गया, उसको प्राप्त हुआ, तो वह गांव कहलाता है प्राप्तोदक। वह गांव जहां बारिश हो चुकी है उसको जल प्राप्त हो गया। वह गांव जहां जल प्राप्त, बारिश हो गई उसको जल प्राप्त हो गया, तो वह गांव कहलाता है प्राप्तोदक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्यास लगी और हमें हमने पिया, जल हमने पिया तो हमें जल प्राप्त हो गया, तो हम प्राप्तोदक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका विशिष्ट अर्थ इसको ही कहते हैं प्राप्तोदक। का मतलब ये नहीं जिसको जल प्राप्त हो गया वो प्राप्तोदक है, ये नहीं है। जैसे हमें जल की आवश्यकता, हमें जल लोटा भर के हमने पिया तो हमें मिल गया जल, तो हम प्राप्तोदक नहीं कहलाएंगे। ये एक विशिष्ट अर्थ है इसका। प्राप्तोदक शब्द का सिर्फ दो अर्थ होते हैं इसके। पहला अर्थ ये है वह गांव जहां बारिश हो गई है, यही अर्थ है उसका। ऐसा नहीं किसी को भी जल चाहिए उसको जल मिल गया तो वो प्राप्तोदक नहीं कहलाएगा, वो खुला अर्थ नहीं है, विशिष्ट अर्थ है इसका, एक ही अर्थ है ये गांव। एक दो अर्थ है इसके, एक तो ये वह गांव जहां बारिश हो गई आषाढ़ के महीने में, वो गांव कहलाता है प्राप्तोदक। याद रखना इसका अर्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो वो तो कहलाता है प्राप्तोदक। और दूसरा अर्थ है इसका, कोई डेथ होती है किसी की तो उसको जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, पता ना आपको, जल देते हैं उसको, तो उसको भी कहते हैं, हाँ, प्राप्तोदक। वह मर्तात्मा जिसको, हाँ, उसके वंशजों में, मतलब जल वही दिया। वह मर्तात्मा मतलब, हाँ मर्तात्मा समझ रहे हो आप? हाँ, वो जिसकी डेथ हुई है उसके लिए। वह मृतात्मा जिसको उसके वंशजों ने क्या दे दिया? जल दे दिया। देते हैं जल, पता है आपको सबको, उसको कहते हैं, उसको भी कहते हैं प्राप्तोदक। उसको भी जल हो गया, उसको मोक्ष मिल गया, उसको शांति मिल गई, ठीक है, प्राप्तोदक है। वो भी कहलाता है प्राप्तोदक। तो इसके दो अर्थ है, विशिष्ट अर्थ है प्राप्तोदक के, यही अर्थ है, ठीक है, एक तो ये और एक ये। अगर आपको पूछ ले प्राप्तोदक का अर्थ क्या होता है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, आपको अर्थ लिखने के लिए लिखित रूप में नहीं है, अब बस चारों में से एक चूज करना है। अगर ऐसा अर्थ शब्द आता है कि इसका अर्थ बताइए प्राप्तोदक का, तो या तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार में या तो ये अकेला होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही होंगे तो फिर उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें दोनों के बारे में लिखा होगा, अ या ब, ठीक है, इस प्रकार से। नवोढ़ा लिख के बताओ, ट ठ ड ढ, ढ आता ना लिखना आपको, लिख कर बताओ मुझे कैसे लिख कर बताओ। ट की लाइन लिखनी आती है? लिख कर बताओ।
लिख कर बताओ रे। हम ऐसे लिखते हैं ना, टो ठो डो, क्या? हाँ, ये 5 अक्षर है इसके, ठीक है। अब हम क्या ऐसे लिखते हैं, मतलब इनके सब ड के नीचे और ढ के नीचे, हाँ नहीं होती है, हाँ। तो अगर ऐसे लगाते हैं तो मत लगाना। ये ये हमारी संस्कृत, ये दो जो अक्षर है, वर्ण है, ये संस्कृत के नहीं है, ये थे ही नहीं संस्कृत में, ये हमारे हिंदी के ही है बरोबर। किसके? हिंदी के ही। ये दोनों स्वर, ये दोनों ही व्यंजन हिंदी के हैं। अगर ऐसे व्यंजन हो जाएंगे अब नीचे आनंद होगा तो ये संस्कृत के नहीं थे पहले, ये हिंदी के ही है बरोबर, ठीक है। तो हम इसके नीचे बिंदी नहीं लगती, लेकिन हम कुछ जहाँ पर ये शब्द हम लिखते हैं, शब्दों में ये ड और ढ आता है तो उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं। जैसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ढोटा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वो ये होगा, वो लास्ट में ये होगा, वो अलग है, ठीक है। तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगानी हमें, ये शब्द नवोटा। अब नवोटा का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस उडा, नौ प्लस उडा, यहाँ पर भी बिंदु नहीं आएगी ढ के नीचे। अब किसको कहते हैं नवोटा, इसका अर्थ क्या है? देखो इसमें ये शब्द है उडा, हाँ इसको समझो, ये शब्द है ऊड, शब्द क्या है? ऊड, इसका अर्थ होता है उम्र, एज, उम्र को कहते हैं ऊड, ठीक है। अब अगर किसी पुरुष के लिए शब्द काम में लेंगे तो उसमें तो ऊड लगेंगे, ऊड यानी उम्र। और इसका स्त्रीलिंग शब्द है उडा, किसी औरत के लिए, स्त्री के लिए काम में लगे तो इसमें आ प्रत्यय लग जाएगा, आ क्या लग जाएगा? प्रत्यय, तो ये उडा बन जाएगा, नौ प्लस उडा, नवोडा। नव ये नया, नई उम्र वाली, नई उम्र वाली किसको कहते हैं? जो 21 20 20 21 22 वर्ष की हो, उसको कहते, उस स्त्री को कहते हैं जो 21 22 वर्ष की हो, जिसकी नई नई शादी हो। वयस्क, देखो नौ विवाहिता, जिसकी नई नई शादी हो, वो क्या कहलाएगी? नव विवाहिता। अब इसमें भी आपको समझना, इसमें बहुवीरी समास है। कौन सा समास है? बहुवीरी। ये विशिष्ट अर्थ दे रहे हैं, विशिष्ट का मतलब विशेष अर्थ, है ना, तीसरा अर्थ। देखो एक तो वो है जिसकी उम्र है, एज है 20 21 22 वर्ष की, कोई भी गर्ल्स में ले लो आप, 20 21 22 वर्ष की है तो वो कुंवारी है, क्या है? कुंवारी। तो उसको नवोटा नहीं कहेंगे। जिसकी उम्र, जिसकी एज 20 21 22 वर्ष की है, हर स्त्री, हर एक गर्ल्स को नवोटा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका विशिष्ट अर्थ है, वह उसके उसी को कहेंगे नवोटा जिसकी उम्र तो 20 21 22 की वर्ष को हो, लेकिन उसके साथ में उसकी शादी भी हो गई हो, शादीशुदा, तो वह 20 21 22 वर्ष की स्त्री जिसकी शादी हो गई हो, उसी के लिए ये सब काम में लेंगे। हर एक स्त्री के लिए जिसकी एज है उसके लिए नहीं लेंगे, ठीक है। ये उसका विशिष्ट अर्थ है, विशेष अर्थ है। तो ये है बहुवीरी समास। कौन सा समास है? बहुवीरी समास। उडा का मतलब होता है, इसमें क्या होगा? उम्र, हाँ ये महिला के लिए शब्द है। ऊड कहता है व्यक्ति के लिए उम्र, और उडा आ प्रत्यय इसमें। अब देखो ये शब्द है प्रौढ़, हाँ हाँ, ये शब्द है प्रौढ़, क्या है? इसमें आउ भी कह सकते हैं, प्राउड, आउ की मात्रा है इसमें, प्राउड बोलना चाहिए इसको, लेकिन हम प्रौढ़ प्रौढ़ कहते हैं, प्राउड है, हाँ हाँ गर्व को कहता हूँ ना अपने आप पर।
प्र प्लस ऊड, प्र प्लस ऊड, प्र क्या है? उपसर्ग है। अब ऊड है, यहाँ पर उम्र है, ऊड का अर्थ उम्र है, व्यक्ति पुरुष के लिए, ठीक है। इसमें पहले तो समझो आप नियम क्या कह रहे हैं। नियम देखो, अ या आ के बाद में ओ या ऊ आए तो वो बदलेगा किसमें? ओ में। और ओ पर कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। और ये अपवाद है। अभी आपको आते ही क्या कहा, आज अपवाद आएंगे। अब नियम के हिसाब से चलेंगे तो इसमें देखो अ प्लस ऊ, एक सेकंड, इसमें ऊड में ये हुआ है, ये संधि किस किस के बीच में हो रही है? अ और ओ के बीच में। और अ ओ और ओ मिलकर क्या बनता है? ओ। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? आउ बन रहा है, तो ये अपवाद है, ठीक है। अपवाद का मतलब आपको पता है, परिचित हो आप। तो ये शब्द प्राउड, ये हमारा एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। अब इसमें वृद्धि संधि है। देखो इसमें समझना, अच्छे से ध्यान दो इधर। अगर आप किसी गूगल पर, यूट्यूब पर या कहीं नेट पर सर्च करोगे तो आपको इसमें संधि बताएगा ये। क्यों? वो किस पर आधार पर बताते हैं? वो नियम के आधार पर बताते हैं कि इसमें नियम अ या उ हो तो वो बनता है। अब इसमें ओ तो बात की बात है, इसमें नियम है अ, ओ, इसमें संधि हो रही है अ और ओ के बीच में, तो फिर इसमें पहली संधि कौन सी होगी? ये होगी। लेकिन संधि का नाम भाग कौन ले रहा है, उसका आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, याद होगी आपको शुरुआत में, कि भाग कोई भी ले रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन बनकर क्या हो गया, उससे मतलब है। संधि का जो स्वर संधि है हमारी, उसका नाम कैसे हुआ? परिवर्तन के आधार पर। परिणाम क्या निकला उसका, नतीजा क्या निकला, उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भाग चाहे कोई भी लो, अ लो, आ लो, ई लो, ऊ लो, ए लो, आई लो, इससे कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन क्या निकला? परिवर्तन का मतलब वो बदलता किसमें है, नतीजा क्या है उसका, ओ निकलता है या आउ निकलता है, उसके आधार पर उसका नाम हुआ है, ठीक है। तो ये आउ, ये परिणाम निकला है आउ। तो नाम है, स्वर संधि के 5 प्रकार है, उसके नाम है परिणाम के आधार पर। अब ये चीज आपको गूगल नहीं बताएगी, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको गुण संधि बताएगी, क्योंकि इसमें भाग ले रहा है अ और ऊ, और अ और ऊ नियम है इसका, तो आपको यही संधि बताएगी। लेकिन इसका नाम इसके भाग ले रहे इसके आधार पर नहीं रखते हैं, इसका नाम रखते हैं परिणाम के आधार पर। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम आउ निकलता है, तो आई और आउ तो वृद्धि संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? इस शब्द में है वृद्धि संधि, ठीक है। अगर आप नियम के हिसाब से चलोगे तो ये है, और अगर आप परिणाम के आधार पर चलोगे तो ये है, तो ये अपवाद है, इसलिए इसको अपवाद कहते हैं। इसमें वृद्धि संधि है या ये करोगे किसमें, आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें नियम तो ये है, नियम ये तो वो में बदलना चाहिए, लेकिन वो बदल रहा है, तो ये अपवाद है, ठीक है। तो पहली चीज तो, अगर ये आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझना अच्छे से। अगर आपको पूछेगा कि प्राउड शब्द में कौन सी संधि है, तो 4 ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन है आपका, तो फिर ये नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। समझ में आया? इसमें कोई आपको झिझक की जरूरत नहीं है, सर आप करेंगे क्या इसमें, वृद्धि करेंगे या ये करेंगे, करेंगे क्या? गूगल ये बताता है रियल, तो ये तो इसमें करेंगे क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से। अगर ये आता है ऑप्शन में चारों में, तो फिर ये नहीं आएगा, और ये आता है तो ये नहीं आएगा। सीधी सी बात है, दोनों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, इसी अपवाद है, इसलिए नहीं आएंगे। पर आपको ये याद रहे, ऐसे नहीं कि आप इसमें ये कर लो, अगर ये आता है तो ये करना है, और देखना है कि वो है या नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर इसमें दोनों आएंगे तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा अ और ब या अ और स, जिसमें ये दोनों ही है, ठीक है। वो ऑप्शन मिलेगा जरूर, अगर आपके अलग अलग ऑप्शन, एक में ये बता रहा है एक में ये बता रहा है, और तो आपको एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा कि इसमें ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसे अपवाद जो होते हैं, उसमें अपवाद में 2 होते हैं, एक तो नियम कहता वो, और नियम के विरुद्ध उसका वो। अब ये सही भी है, गलत नहीं है, अ और ऊ ओ बनता है, लेकिन यहाँ पर औ हो रहा है, और औ सही भी है, गलत नहीं है, औ है इसमें, ठीक है।
तो ये अपवाद है पहली चीज। और अगर इसमें आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, और दोनों आएगा तो एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। क्लियर? इसका नाम सुना कभी? क्या है ये? अपवाद तो है, सीधी सी बात है, आउ की मात्रा हो रही है, वो के वो शब्द है ना, प्राउड जैसे के जैसे अपवाद है। नियम की तो कहता है वो, और परिवर्तन हो रहा है आउ में। अक्षय ने आपने महाभारत वगैरह नाम नहीं सुना इसमें? उसके साथ में कौन सी थी? हाँ हाँ, ये कौरवों की सहायता कर रही थी, कृष्ण भगवान की सेना थी। कृष्ण भगवान कर रहे थे पांडवों की सहायता, लेकिन उनकी सेना थी कौरवों के पास में। वो अलग संवाद है पूरा। दोनों गए थे मदद मांगने के लिए, तो उसने कहा भी आप मेरे साथ आओ, मेरी सेना आप। हाँ, क्या चुना? ये ने चुना कृष्ण को, अर्जुन ने, और सेना को चुना उसने दुर्योधन। हाँ क्या होगा संधि विच्छेद इसका? अक्ष प्लस उ ली। अब इसको समझो आप, अक्ष का मतलब क्या होता है? एक ही स्थान, दूरी। अक्ष का मतलब होता है दूरी। और उहिनी का मतलब क्या होता है? उहिनी का मतलब होता है अपने स्थान पर देखो, अक्ष का मतलब तो होता है दूरी, स्थान, अपना स्थान। उहिनी का मतलब होता है डटी रहने वाली, डटी रहने वाली मतलब स्थिर रहने वाली, एक ही जगह पर। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? अपने स्थान पर डटी रहने वाली। वह सेना जो अपने स्थान पर डटी रहती है, ठीक है, वो कहलाती है अक्षोहिणी। अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष अपने स्थान पर डटी रहने वाली। अब है क्या? वो सेना है, ठीक है, तो अक्षोहिणी। अब इसमें ये तो हो गया इसका संधि विच्छेद, अक्ष प्लस उहिनी। अब इसमें दो संधियां हैं। अब इसमें अगर आप नियम के हिसाब से चलोगे तो तीन संधियां हैं। देखना इसको, एक तो इसमें है अक्ष प्लस अ और उ, तो इसमें संधि कौन सी होगी? ठीक है। अब जबकि इसमें ओ होना चाहिए लेकिन औ हो रहा है, तो वृद्धि संधि हो रही है, और अपवाद भी है। ये भी क्या है? अपवाद, अपवाद है ये, ठीक है। इसमें प्रॉपर वृद्धि संधि है। संधि कौन, मैं आपको रियल चीज बता रहा हूँ, इसमें संधि तो है वृद्धि। आप सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगी, ठीक है। वो ये तो नियम के हिसाब से बताएगा आपको। इसका नाम कैसे हुआ है? इसका नाम हुआ है परिणाम के आधार पर। परिणाम क्या निकलता है? औ निकलता है, तो औ वृद्धि संधि, आई और औ, ठीक है। तो उसमें ये है। अब इसमें तीसरी संधि है व्यंजन संधि। कैसे? व्यंजन संधि का नियम है कि न किस में बदल जाता है? किसमें? हाँ, ये तो आगे पढ़ेंगे हम। न किस में बदल जाएगा? हाँ, तो वो संधि कहलाती है व्यंजन संधि, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? न है। और ये जब संधि, ये संधि विच्छेद में तो ये मूल शब्द है, लेकिन ये संधि करोगे तो ये इसमें बदल जाए, बदल गया, तो ये कहलाती है वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, सॉरी, व्यंजन प्लस वृद्धि। ये दो संधि है इसमें, ठीक है। वो नहीं है नहीं, लेकिन वो मिलेगा आपको, है नहीं, ठीक है। ये अपवाद है। देखो, लिख दिए। इसमें इसका अर्थ ध्यान में अर्थ प्राप्त होता है।